नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनसीईआरटी के इस कोर्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों, आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम है भूकंप, जिसका नाम है सीज्मिक वेव, अर्थात भूकंपीय तरंगों की चर्चा की थी। हमने सीज्मिक वेव को डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो मैंने कल दोबारा बना करके अपलोड किया है वो आपने देख लिया होगा और उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया था कि पी तरंगे क्या होती हैं, एस तरंगे क्या होती हैं और धरातलीय तरंगे क्या होती हैं। हमने एक टेबल क्रिएट किया था और उस टेबल में हमने सारी बातों को समझा था कि सबसे पहले पी तरंगे आती हैं। एक टेबल आपको दिखाई देता हूं, ये देखिए। हमने ये टेबल डिस्कस की थी कि सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले प्राइमरी वेव आती है, फिर सेकेंडरी वेव आती है और फिर सरफेस वेव आती है। सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो प्राइमरी वेव की होती है और सबसे कम जो स्पीड होती है वो सरफेस वेव की होती है। प्राइमरी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। जो प्राथमिक तरंग है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में परिचलन कर सकती है। लेकिन जो सेकेंडरी और सरफेस वेव है, द्वितीयक और धरातलीय तरंग है, ये सिर्फ सॉलिड में अर्थात ठोस में गति करती है। फिर हमने ये भी समझा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में इंटीरियर ऑफ अर्थ के कंटेक्स्ट में जो प्राइमरी वेव है वो तीनों परतों से होकर के जाती है, अर्थात क्रस्ट, मैंटल और कोर। और कोर में भी आउटर कोर और इनर कोर से होकर के जाती है। और सेकेंडरी वेव क्रस्ट और मेंटल से होकर के जाती है, जबकि सरफेस वेव जो है वो सरफेस पर ही रहती है। धरातलीय तरंग जो है वो सतह पर ही पाई जाती है। इसी से हमें पता चला था कि क्रस्ट जो है वह सॉलिड है, जो एस्थेनोस्फीयर है वो सेमी सॉलिड है, बाकी का जो मेंटल है वो सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है और जो इनर कोर है वो सॉलिड है, अर्थात ठोस अवस्था में मौजूद है। इसके बाद दोस्तों हमने इनकी प्रकृति को डिस्कस किया था, नेचर की बात की थी कि प्राइमरी वेव अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। इसको ट्रेन वाले एग्जाम्पल से याद रखिए, मतलब जिस दिशा में गति हो रही है पदार्थ भी ठीक उसी दिशा में सीधे सीधे चलेगा। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या होता है, पदार्थ तो इसी दिशा में जा रहा है लेकिन वो इस तरह से जाएगा, यहाँ 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 यहाँ, इस तरह से, मतलब चीता या घोड़े की तरह गति करते हुए वो आगे बढ़ेगा। प्राइमरी वेव्स की वजह से चट्टानों में संकुचन और फैलाव होता है, स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग होती है, जबकि सेकेंडरी वेव की वजह से उभार और गर्त बनते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ का निर्माण होता है, डिप्रेशन का निर्माण होता है। जबकि धरातलीय तरंगें जो स्थल पर आती हैं ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो उम्मीद ये कर रहा हूं कि अब कल के डिस्कशन के बाद ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ये भी आपको समझ में आया होगा कि शैडो जोन का मतलब क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि एपी सेंटर से 105 डिग्री के बाद का जितना भी एरिया आएगा वो सेकेंडरी वेव के लिए शैडो जोन होगा। अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाद का जितना भी क्षेत्र है वो द्वितीयक तरंग का छाया क्षेत्र कहलाता है, जबकि 100 अधिकेंद्र से 105 और 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसे पी तरंग का छाया क्षेत्र या संपूर्ण छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। Region between 105 and 145 degree from the epicenter is known as the shadow zone of P wave और complete shadow zone। कारण complete क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर P wave आ रही है और ना ही यहाँ पर S wave आ रही है, जिस वजह से इसे complete shadow zone या संपूर्ण छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि सारी बातें स्पष्ट होंगी। कल की क्लास में
हमने कर्क रेखा के बारे में चर्चा की थी, हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में चर्चा की थी कि कर्क रेखा किन 16 देशों से होकर के गुजरती है, लाल सागर से भी होकर के गुजरती है, मैक्सिको की खाड़ी से होकर के गुजरती है, फिलीपींस सागर से होकर के गुजरती है, अरब सागर से होकर के गुजरती है। तो इन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी हमने चर्चा की थी। अब आज की क्लास का क्या मुद्दा है उसको समझते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 9 मई को जो हमने आपको न्यूज़ एंड आर्टिकल शेयर किए थे उसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो उसमें 2 बातें ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे एक स्केरी बेबीज करके एक ब्लैक होल की खोज की गई है। तो अगर आपने देखा होगा यूपीएससी में एक सवाल आता है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्कैरी बेबी शब्द का अर्थ क्या है या किस चीज से संबंधित है, तो इसीलिए उसका पहला पैराग्राफ बस जरूरी था। दूसरा, एक आइलैंड है गैलापागोस। तो गैलापागोस को डेवलप करने के लिए इक्वाडोर ने योजना बनाई है कि वो आने वाले समय में 18 मिलियन रुपए वहां पर खर्च करेगा ताकि वहां पर कंजर्वेशन किया जा सके, वहां पर चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो गैलापागोस आइलैंड की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहाँ पर स्थित है, कौन से महासागर में है, कौन से महाद्वीप के पास है, किस देश का अधिकार है। तो हमने आपको मैप के साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि चार्ल्स डार्विन यहाँ पर गए हुए थे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने गैलापागोस आइलैंड से कलेक्ट भी की थी। तो गैलापागोस आइलैंड जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और इस पर इक्वाडोर का अधिकार है। इस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर एक ठंडी जलधारा पाई जाती है, तो एक अलग प्रकार का मौसम यहाँ पर क्रिएट होता है जो इसको बहुत विशेष बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और आर्टिकल हमने कल शेयर किया था, भारत में माओइस्ट आर स्टिल इन इंडिया। तो उसके बारे में उस आर्टिकल में यह बताया गया है कि भारत में माओवाद क्यों है, इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है और इंडिया ने अब तक माओवाद के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। तो ये 3 बड़े महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इनको पढ़ा होगा। जो ब्लैक होल वाली खबर है वो शायद आप कनेक्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सौरमंडल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, सोलर सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, ठीक। अब आज की क्लास में हमें 2 बातों की चर्चा करनी है। सर क्या डिस्कस करना है? एक तो हमें बात करनी है दोस्तों ज्वालामुखी के बारे में, एक तो हमें बात करनी है वोल्केनो के बारे में जो हमारा इस अध्याय का आखिरी टॉपिक है। और दूसरा, आपको याद होगा कल हमने आपको एक होमवर्क दिया था और होमवर्क में हमने आपसे कहा था कि जीरो शैडो जोन के बारे में पता करके आएंगे आप लोग। इसे नो शैडो जोन या जीरो शैडो जोन के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रश्न आपने पूछा था उस प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे और 1-2 प्रश्न हम भी लेकर के आए हैं तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा आपको। तो जब हम ज्वालामुखी खत्म कर लेंगे तो उसके बाद में हम जीरो शैडो जोन की चर्चा करेंगे, अर्थात शून्य छाया क्षेत्र की चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अब तक ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। ज्वालामुखी वोल्केनो के बारे में हमें कुल 4 बातों का अध्ययन करना है। कुल 4 अलग अलग हेडिंग्स में हमें ज्वालामुखी को पढ़ना है। सबसे पहले इसका एक सामान्य परिचय कि ज्वालामुखी क्या होता है और जब जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कौन कौन सी चीजें बाहर निकल करके आती हैं जिन्हें ज्वालामुखीय मलबा या वोल्केनिक डेब्री के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम ज्वालामुखी के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, टाइप्स ऑफ वोल्केनो पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी को ना दोस्तों 4 अलग अलग तरह से बांटा जाता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में इसका सिर्फ 2 ही प्रकार से विभाजन दिया गया है। तो हम उसी प्रकार से समझेंगे। जब आप आगे फर्दर इसको पढ़ेंगे तो उसमें 2 अलग प्रकार और ऐड हो जाएंगे, पर जो 2 प्रकार दिए गए हैं हम उनकी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम ज्वालामुखी स्थल आकृतियों की बात करेंगे, वोल्केनिक टोपोग्राफी को पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार से बहुत सारी स्थल आकृति अर्थात अलग अलग चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों को क्या कहा जाता है, किस नाम से जानी जाती है, क्या इनकी विशेषता है,
इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो इसे हम वोल्केनिक टोपोग्राफी कहते हैं। और आखिरी में हम ज्वालामुखी के वितरण को समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो समझेंगे। जैसे हमने अर्थक्वेक पढ़ते समय चर्चा की थी कि अधिकांश भूकंप जो हैं वो भ्रंशों पर ही आते हैं, वो फॉल्ट लाइन पर ही आते हैं। और हमने ये भी देखा था कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो भूकंप हैं वो रिंग ऑफ फायर के पास आते हैं, वो अग्नि वलय के पास आते हैं, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। कुछ इस तरह से अगर आपको याद हो तो दिखाई देता है अग्नि वलय। यहाँ पर एक तरफ एशिया महाद्वीप है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। इस तरह से ये पूरी कहानी दिखाई देती है। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी आते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि ज्वालामुखी किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आते हैं, वोल्केनो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखो, एक चीज़ जो यहाँ से मिसिंग है, जो हमें अलग से कंप्लीट करनी है, मैपिंग हम इसी तरह से करेंगे दोस्तों। देखिए, इसमें कंसेप्ट सारा दिया गया है, इसमें सारे कंसेप्ट की बात की गई है कि वोल्केनो क्या है, मतलब ये सारी चर्चा की गई है वोल्केनो क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। लेकिन एक चीज जो यहाँ से मिसिंग है ना, वो है उदाहरण। यहाँ पर उदाहरण बहुत कम दिए गए हैं, बहुत मिनिमम। और होता यह है कि यूपीएससी जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो यूपीएससी में कंसेप्ट से सवाल आते हैं। लेकिन मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि वनडे एग्जाम और स्टेट पीएससी के दोस्त भी हमारे साथ इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टेट पीएससी और जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें सवाल जो आते हैं वो माउंटेन से पूछे जाते हैं। जैसे सवाल पूछेगा कि चिम्बाराजो कहाँ पर है, सवाल पूछेगा कोटापैक्सी कहाँ पर है, ओजस डेल सेलेडो कहाँ पर है। तो अब हमारा जो अगला मैपिंग वर्क होगा, जो हम शुरू करेंगे एक एक करके, हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे, दुनिया के प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो हमारी क्लास से वो जुड़ भी जाएगा और एक टॉपिक आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो मैपिंग के लिए जैसा मैंने कहा कि अपनी कॉपी के 2 हिस्से आपने बनाए होंगे, आगे से आप शॉर्ट नोट बनाते जाइए और पीछे से आप मैपिंग वर्क करते जाइए। एक एक करके हम धीरे धीरे मैपिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो अगला मैपिंग का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है विश्व के ज्वालामुखी, वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। मुश्किल से हमें शायद 20 ज्वालामुखी पढ़ने होंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनकी चर्चा हम कर रहे होंगे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक की और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ज्वालामुखी क्या होता है। तो पहले बिल्कुल बेसिक समझे, परिभाषा वगैरह के प्रपंच में ना फंसते हुए। तो देखिए, हमने डिस्कस किया था कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊपर ये जो हिस्सा है इसे हम क्रस्ट कहते हैं, याद होगा आप लोगों को। इसे हम भूपर्पटी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं। इस तरह से मैंने रॉक बना दी, यहाँ पर बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं, रॉक पाई जाती है। इसके नीचे हमने डिस्कस किया था कि पिघली हुई चट्टानें पाई जाती हैं और ये सेमी सॉलिड अवस्था में होती हैं, और इसे हमने नाम दिया था दुर्बलता मंडल। इसे हमने क्या नाम दिया था? इसे हमने नाम दिया था एस्थेनोस्फीयर, अर्थात दुर्बलता मंडल। उम्मीद करता हूं याद होगा सभी लोगों को। यह हमारा क्रस्ट है, इसके नीचे अपर मोस्ट मेंटल और फिर उसके नीचे दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। अब ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं, इनके लिए 2 शब्द का इस्तेमाल होता है। जो पिघली हुई चट्टानें हैं अर्थात जो मोल्टन रॉक है, इनके लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक शब्द होता है मैग्मा और दूसरा शब्द होता है लावा। इंडियन कंपनी थी मोबाइल की, याद हो तो मैग्मा जो है, जब पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी के अंदर होती हैं तो उन्हें मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जब ये सतह पर आ जाती हैं, जब ये सरफेस पर आ जाती हैं, तो इन्हें लावा कहा जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। पिघली हुई चट्टानें जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम
मैग्मा कहेंगे, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ज्वालामुखी उद्गार की वजह से जैसे ही ये सतह पर आ जाएंगी, जैसे ही ये सरफेस पर आ जाएंगे, तब हम इन्हें दोस्तों क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। ठीक है, तो मैग्मा अंदर होता है, लावा बाहर होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब सर ज्वालामुखी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहां पर ये जो इलाका है, यहां पर भूपर्पटी कमजोर हो गई, और पृथ्वी के अंदर जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो हमने डिस्कस किया है कि दबाव बहुत बढ़ता जाता है, प्रेशर बहुत बढ़ता जाता है। तो आप मुझे बताइए कि जब भी प्रेशर कहीं भी बढ़ेगा, कि इवन हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि प्रेशर कैसे भी करके रिलीज हो जाए, प्रेशर कैसे भी करके क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। हमारे कुकर को कुकर देखा आप लोगों ने, ठीक है, कुकर में भी क्या है, प्रेशर बनता है। अगर कुकर का प्रेशर रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा। तो कुकर भी चाहता है ना कि उसका प्रेशर रिलीज हो। तो इसी तरह हमारी पृथ्वी के अंदर जो इतना सारा प्रेशर बना हुआ है, वो हमेशा रिलीज होने की कोशिश करता है, वो हमेशा बाहर आने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर भूपर्पटी कमजोर है, तो यहां से ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये, और जैसे ही ये बाहर आएगा, यहां पर एक विस्फोट हो जाएगा, यहां पर एक विस्फोट हो जाएगा, और इसी विस्फोट को हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं, हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के मैग्मा का और दूसरे पदार्थों का एक छोटे से सतह पर स्थित एक छोटे छिद्र से बाहर आना ज्वालामुखी कहलाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि सर अगर ये इरप्शन हुआ तो इससे क्या क्या बाहर आएगा। तो दोस्तों, जब भी एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इसमें 60 से 90% तक H2O अर्थात जलवाष्प होती है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा कौन सी चीज बाहर निकलती है, तो ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा जलवाष्प बाहर निकलती है, H2O बाहर निकलती है। ठीक है, दूसरी चीज इसके अलावा राख, बहुत बड़ी मात्रा में ऐश बाहर आता है। फिर लावा तो आएगा ही आएगा। अब लावा आप समझ रहे हैं ना, यही जो मैग्मा है जो कि एस्थेनोस्फीयर में था, जब पृथ्वी की सतह पर आ गया तो हम इसे लावा कह रहे हैं। और यही रीजन है कि जो दुर्बलता मंडल है, एस्थेनोस्फीयर है, इसे पृथ्वी का मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। और ये हमने पहले भी आपको बताया है कि ज्वालामुखी के समय जितना भी मैग्मा बाहर आता है वो एस्थेनोस्फीयर से ही निकल करके बाहर आता है। तो यहां से राख आएगी, फिर यहां से लावा भी बाहर आएगा, राख लावा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बहुत सारी गैसेस भी निकल के आती हैं, जैसे क्लोरीन निकल के आती है, आर्गन निकल के आती है, हाइड्रोजन आती है, सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड निकल करके आते हैं। मतलब कि इसे सल्फर ऑक्साइड हो गया, नाइट्रेट ऑक्साइड हो गया, इस तरह इनके कंपाउंड बाहर निकल करके आते हैं। और दोस्तों, ये जो लावा है, ये जो राख है, इन सभी, और इसके अलावा थोड़े थोड़े चट्टान के टुकड़े भी बाहर आते हैं, जिन्हें हम वॉल्केनिक बॉम्ब कहते हैं, जिन्हें हम वॉल्केनिक बॉम्ब कहते हैं, ज्वालामुखी बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब इन सब के लिए एक शब्द दिया गया है। शब्द क्या है? शब्द है पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट मलबा, इंग्लिश में पायरोक्लास्ट डेब्री। तो इसमें क्या क्या आएगा? पायरोक्लास्ट डेब्री में लावा आता है, चट्टान के टुकड़े अर्थात जो पत्थर के टुकड़े भी कह सकते हैं, ये सब चीजें पायरोक्लास्ट डेब्री में आती है। तो एक सवाल भी पूछा गया है कि पायरोक्लास्ट का संबंध किस घटना से है? तो पायरोक्लास्ट का संबंध ज्वालामुखी से है। इट इज एसोसिएटेड विद द वोल्केनो। ठीक है, अब एक बात आप समझो, ज्वालामुखी को दोस्तों, वोल्केनो को पृथ्वी की सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। बहुत अच्छे से ये वर्ड समझना, सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। क्यों? समझते हैं। देखिए, हमारी अर्थ भी
एक प्रेशर कुकर की तरह है दोस्तों। हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह है, जिसके अंदर बहुत सारा प्रेशर है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारा दबाव है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अब मान के चलो कि इसे बाहर निकलने की कोई जगह ना मिले, और गर्म तो हो ही रहा है, टेम्परेचर तो ज्यादा है ही अंदर, और इसे बाहर आने की जगह ना मिले तो क्या होगा? एक कुकर में क्या होता है, अगर आपने कुकर पर चावल दाल लगाया है और अगर आप उसको सीटी बाहर निकलने की जगह नहीं देंगे तो क्या होता है कुकर का? सर, कुकर फट जाता है। तो इसी तरह से अगर इस प्रेशर को बाहर आने की अनुमति नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, तो हमारी पृथ्वी भी फट जाएगी। इसमें भी एक बहुत भयंकर विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो ज्वालामुखी है, जो वोल्केनो है, वो पृथ्वी के सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं। वो हमारे अर्थ के सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं, सुरक्षा वॉल्व की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक जानकारी है ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी से कौन कौन सी चीजें बाहर निकल करके आती है, मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है, और पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व क्यों हम वॉल्केनो को कहते हैं। तो आइए इतनी जानकारी एक बार हम पीपीटी में देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ये मैग्मा चैम्बर है, एस्थेनोस्फीयर का हिस्सा, यहाँ से चीजें बाहर आ रही हैं। ठीक है, और अच्छा एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी सारी चीजें, ये देखिए मैग्मा चैम्बर है एस्थेनोस्फीयर में, ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं। ये नली है, वेंट है। ओके, ये देखिए वॉल्केनिक बॉम्ब, ये जो छोटे छोटे पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, ये वॉल्केनिक बॉम्ब कहलाते हैं। ये पायरोक्लास्टिक लावा है, लावा, इसमें राख वगैरह भी है। ठीक है, ये देखिए ऐश फॉल, मतलब राख राख निकल रही है यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में। ये सारी चीजें यहाँ से निकलती हैं। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं एक बार। अच्छी परिभाषा दी गई है, इसका इस्तेमाल आप एज इट इज अपनी मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। क्या परिभाषा है? पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या उस छिद्र जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित गैसें, लावा, राख, जलवाष्प और अन्य पदार्थों का निर्गमन होता है। वेंट और अ फिशर इन द क्रस्ट फ्रॉम विच लावा, एश, गैसेस, रॉक फ्रेगमेंट इरप्ट फ्रॉम द एस्थेनोस्फीयर। इतनी अच्छी परिभाषा है कि पृथ्वी की सतह पर स्थित एक ऐसी दरार या छिद्र जिसके द्वारा पृथ्वी के दुर्बलता मंडल से लावा, गैसें, जल इत्यादि बाहर आते हैं या सतह पर आते हैं। तो याद रटना नहीं है, अगर आपको वो डायग्राम याद है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब देखें, ज्वाला, एक शब्द आपने और सुना होगा, वोल्केनिज्म। तो ज्वालामुखी और उससे संबंधित जितनी भी प्रक्रिया होती है उसके अध्ययन को हम ज्वालामुखीयता या वोल्केनिज्म कहते हैं। इन्हें पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, सेफ्टी वॉल्व ऑफ द नेचर। मैग्मा और लावा में अंतर हमने आपको बता दिया। क्या क्या निकलता है? तो जलवाष्प 60 से 90% तक वाटर वेपर निकलती है। गैसें निकलती हैं, नाइट्रोजन के यौगिक, सल्फर के यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये गैसें निकलती हैं। लावा और राख तो निकलती है। पायरोक्लास्टिक डेब्री, ज्वालामुखी में जो लावा होता है और चट्टानें जो बाहर आती हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? पायरोक्लास्टिक डेब्री कहलाती है। ठीक है, तो ये है दोस्तों ज्वालामुखी का एक सामान्य परिचय। एक बार इस चित्र को देखिए जरा ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं।
अगेन मैं एक बात यहीं आपको स्पष्ट कर दूं कि ज्वालामुखी बहुत सारे तरीकों से ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जा सकता है, बहुत सारे आधारों पर हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो एनसीईआरटी है इसमें हमें दो ही आधार दिए गए हैं, दो ही पैरामीटर दिए गए हैं। आगे फर्दर स्टडी में आप देखोगे कि दो और आधार हैं ज्वालामुखी को विभाजित करने के, वो आप आगे जाकर के पढ़ोगे। तो कितने प्रकार हैं? एक होता है विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, और दूसरा होता है उद्गार के आधार पर, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इरप्शन। दो आधार है। तो दोस्तों, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर तीन प्रकार के ज्वालामुखी है। एक है सक्रिय ज्वालामुखी, एक है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक है शांत ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब यहां पर जरूरी क्या है कि ये तो हमें हमेशा याद रहता है कि सर ज्वालामुखी ना सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी है, पर अब मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारा फोकस यहां नहीं जाता कि सर ये जो तीन प्रकार से हमने ज्वालामुखी को बांटा है उसका आधार क्या है। अब वो स्टेट पीएससी में सीधा सवाल पूछता है कि विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर ज्वालामुखी के वर्गीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। ये प्रश्न वो आपसे पूछता है स्टेट पीएससी में। अब वहां पर फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन का मतलब क्या है। तो नाम को समझिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन मतलब कितनी फ्रीक्वेंटली, कितने बार, कितने जल्दी ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। अगर एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें बार बार जल्दी जल्दी ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं तो कैसा होगा? सक्रिय होगा, ठीक है। एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें एक बार विस्फोट हुआ था, फिर बहुत समय तक विस्फोट नहीं हुआ, फिर विस्फोट हो गया, तो ये कैसा है? प्रसुप्त है, डोरमेंट है। और एक है जहां विस्फोट होना बंद हो गए, वो क्या है? शांत, ठीक है। ऐसे अपने जीवन में होता है, जैसे अपन लोग होते हैं, तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जो भयंकर एक्टिव है, सुबह उसको देख रहा हो काम करते हुए दिख रहा है, फिर शाम को जिम करते हुए दिख रहा है, उसको देख के अपन को टेंशन हो जाती, अरे भाई देख तो उसको जरा, ठीक है, जिम भी जा रहा है, काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा, सब कुछ कर ले रहा है, ओके, बड़ा एक्टिव बंदा है, हमें बोलता है बहुत एक्टिव आदमी है। पर एक होता है, अरे ठीक है आज पढ़ लिया, आज मन है सर पढ़ने का, फिर 4-5 दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़ लिया। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? डोरमेंट। और एक होते हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने ही नहीं है, अब बस हो गया सर। ये क्या है? ये है परसों, मतलब ये क्या है? ये शांत, क्या पढ़ाई छोड़ दी। तो इसी तरीके से ज्वालामुखी होते हैं। आवृत्ति क्या है? जैसे आपके पढ़ने की आवृत्ति बताएगी कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट हैं। अब आप अपने आप से डिसाइड कीजिए कि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आप कैसे हो? आप एक्टिव हो। अगर आप कभी कभार पढ़ लेते हो तो डोरमेंट, और पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो तो आप कैसे हो? फिर आप शांत में हो भैया, फिर आप एक्सटिंक्ट हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से ज्वालामुखी होते हैं। तो ये शब्द जो ना फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी वर्ड आपको याद रखना है कि इसके आधार पर तीन प्रकार के ज्वालामुखी हैं। फिर दूसरा होता है उद्गार के आधार पर, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इरप्शन। नेचर, यहां एक शब्द उन्होंने क्या जोड़ा है? नेचर। प्रकृति क्या है उद्गार की? तो इसके आधार पर 5 ज्वालामुखी हैं। एक है शील्ड, दूसरा है मिश्रित, इसी को हम ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं, मिश्रित को, ठीक है। तीसरा है ज्वालामुखी कुंड, चौथा है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, और पांचवा है मध्य महासागरीय कटक। पहला है शील्ड वॉल्केनो, दूसरा है कंपोजिट वॉल्केनो, तीसरा है कॉल्डेरा, चौथा है फ्लड बसाल्ट, और पांचवा है मिड ओशियन रिज वॉल्केनो। तो ये 5 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं जहां हमें दिमाग खपाना पड़ेगा, क्योंकि यही पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर ज्वालामुखी। तो पहले तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप समझें कि बहुत बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, कि ऐसे ज्वालामुखी हैं दुनिया में, कुछ ऐसे वॉल्केनो हैं दुनिया में, कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं दोस्तों जहां से लगातार विस्फोट होता रहता है। अब विस्फोट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही बिल्कुल लावा निकल रहा है, बिल्कुल ही विस्फोट हो रहा है। विस्फोट का मतलब ये भी हो सकता है कि हल्की हल्की कुछ गैसेस निकल रही हैं, कुछ वाटर वेपर निकल रही है, थोड़ा बहुत लावा निकल रहा है,
और एक बड़ा विस्फोट होने की संभावना है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम एक्टिव कहते हैं, जहां से लगातार ज्वालामुखीय पदार्थ बाहर आते रहते हैं, जहां से रेगुलरली पायरोक्लास्टिक डेब्री बाहर आता रहता है। फिर कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें एक बार विस्फोट हुआ, अब बहुत लंबे समय तक विस्फोट होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसमें विस्फोट होगा जरूर। आज ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, आज वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, अब लंबे समय तक वॉल्केनिक इरप्शन होने की संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रसुप्त, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है डॉर्मेंट। बहुत खतरनाक होते हैं ये, बहुत खतरनाक। ठीक है, वही बात है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया कुछ भी संभावना नहीं है, हमारे शब्द है तो ढुड़क पहला, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस आदमी पर भरोसा मत करो, कुछ भी कर सकता है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी उसी प्रकार का आदमी है, ठीक है, ढुड़क पहला टाइप का, कहीं कहीं भी जा सकता है। और तीसरे होते हैं जिनमें अब ना ही इनसे कोई पदार्थ बाहर आ रहा है और अब यहां बिल्कुल शांति है, तो ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है शांत, एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक परिभाषा है। अब इसको परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी, जिनके मुख से सदैव गैसें, लावा आदि निकलती रहती है। इसका उदाहरण क्या है? इटली में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो इन दी इटली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जाता है। क्यों? भूमध्य सागर में है, कुछ ना कुछ बाहर निकलता रहता है, तो अब लावा निकलेगा तो प्रकाश तो होगा ही होगा, जिस वजह से इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जाता है। आपका होमवर्क ये है कि आप स्ट्रोम्बोली और इटली में स्थित जितने भी ज्वालामुखी हैं उन सभी को आप एटलस में सर्च करोगे, और जब आप एटलस में सर्च करोगे तो आजू बाजू चीज़ों को देख ही लोगे। वहां से ये भी समझ में आएगा कि जो मेडिटेरियन सी है इसकी सीमा कितने देशों के साथ लगती है, मेडिटेरियन सी कितने देशों की बाउंड्री को टच करता है। ठीक, इसके बाद है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट। तो काफी समय से उद्गार नहीं हुआ, हालांकि कभी भी उद्गार हो सकता है। haven't had an eruption for a long time although it could happen at any time। भारत का नारकोंडम, अच्छा, भारत में भी एक एक्टिव वोल्केनो है, भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन। ठीक है, और ये कहां पर है? अंडमान और निकोबार में स्थित है। तो अंडमान और निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया विच इज वेरन वोल्केनो सिचुएटेड इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फिर तीसरे नंबर पर आता है शांत ज्वालामुखी। इनको शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट कहा जाता है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, इसमें पुनः उद्गार की संभावना नहीं है, दोबारा इरप्ट नहीं होंगे। और दक्षिण अमेरिका में एक ज्वालामुखी है चिम्बाराजो, चिम्बाराजो इसका उदाहरण है। इवन आप देखें तो भारत का जो क्षेत्र है जहां दक्कन का पठार बना हुआ है वो भी एक प्रकार से शांत ज्वालामुखी को ही प्रदर्शित करता है, वो भी एक प्रकार से एक्सटिंक्ट वोल्केनो को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि वहां पर पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, अब वहां ज्वालामुखी विस्फोट होने की दोबारा संभावना नहीं है। तो बहुत बेसिक चीज आप याद रखेंगे, ऐसे ज्वालामुखी जहां से लगातार ज्वालामुखीय पदार्थ या पायरोक्लास्टिक मटेरियल बाहर आता रहता है उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ था और दूसरे विस्फोट होने की संभावना है लेकिन बहुत लंबे समय के बाद, ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और ऐसा ज्वालामुखी जहां से पूर्ण रूप से ज्वालामुखी पदार्थ आना बंद हो गए हैं और विस्फोट होने की संभावना नहीं है, उसे हम शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। इसे प्रक्षुप्त बोला था, डोरमेंटिस प्रक्षुप्त, ओके, शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछेगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, क्या जवाब देंगे? बैरन। कहां पर है? अंडमान और निकोबार में है। दूसरा प्रश्न पूछेगा, भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो ऑफ इंडिया, जवाब देंगे नारकोंडम। कहां पर है? अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, चिम्बाराजो कहां पर है? साउथ अमेरिका में है।
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी किसे कहते हैं? तो जवाब देंगे सर, स्ट्रोम्बोली को कहते हैं, जो कि इटली के लिपली द्वीप पर या इटली के द्वीपों में स्थित है, इटली के आइलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 बिल्कुल आसान, इनको समझने में मुझे लगता है कोई समस्या नहीं जाएगी। अब अगला जो है ना, ये हमें पढ़ना है, जिसमें सिंडर कोन आता है, कंपोजिट आता है, लावा डोम आता है और शील्ड वोल्केनो आता है। एक बार इनकी पिक्चर जरा अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि अब इनको हम पढ़ने वाले हैं, तो आई वांट कि आप इनकी पिक्चर को बहुत अच्छे से एक बार देख लें। ठीक है, इस अगर पिक्चर कंफ्यूजिंग है इसीलिए तो हम इसको अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से एक एक पढ़ेंगे और सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, चलो ध्यान देते हैं। अब एक एक ज्वालामुखी पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शील्ड ज्वालामुखी की या शील्ड वोल्केनो की। समझेंगे कैसे बनता है, क्या होता है। तो दोस्तों, जितने भी शील्ड वोल्केनो होते हैं, इनमें से तरल बेसाल्टिक लावा निकलता है, तरल बेसाल्टिक लावा निकलता है। अब एक बात आप समझें कि 2 प्रकार के, मान लीजिए कि आपने एक बेसिक सी चीज ली, आपने आपने पेंट करना है। ठीक है, आपने कहीं पर भी पेंट करना है। अगर आपका पेंट बहुत ज्यादा पतला है, तो पतले पेंट की विशेषता क्या होती है? पतले पेंट की विशेषता यह होती है कि ये बहुत दूर तक फैलेगा, इसका क्षेत्र ज्यादा बड़ा होगा, हालांकि इसकी मोटाई कम होगी, क्योंकि वो पतला ही पेंट है, तो ऑब्वियसली बात है थिकनेस कम होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने गाढ़ा पेंट ले लिया बहुत, तो गाढ़ा पेंट का क्षेत्र क्या होगा? कम होगा, लेकिन इसकी मोटाई ज्यादा होगी, इसकी थिकनेस ज्यादा होगी। तो इसी तरह दोस्तों, जो लावा है ना, वो भी 2 प्रकार का होता है। और अभी ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, बड़ा हेल्प करेगा आपको आगे। लावा सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्षारीय लावा, बेसिक लावा, और दूसरा होता है अम्लीय लावा, अर्थात एसिडिक लावा। दोस्तों, जो क्षारीय लावा है ये पतला होता है, और जो अम्लीय लावा है ये गाढ़ा होता है, थिक होता है। तो इसीलिए जो भी स्थल आकृतियां क्षारीय लावा से बनती हैं, उनका विस्तार बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उनकी मोटाई जो है वो बहुत कम होगी। और जितनी भी स्थल आकृतियां गाढ़े लावा से बनती हैं, उनका विस्तार कम होगा, लेकिन उनकी मोटाई बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और यही कारण है कि जितने भी ज्वालामुखी पर्वत हम देखते हैं, वो सभी अम्लीय लावा से बने हुए हैं, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी लावा निकले वो वहीं पर जमता जाए, जमता जाए। और जितने भी पठार आप देखते हैं, जैसे दक्कन का पठार, तो वो तरल लावा से बने हैं, क्योंकि पठार के लिए ये बहुत जरूरी है कि लावा एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले। तो याद रखिएगा, 2 प्रकार का लावा होता है, एक होता है अम्लीय और एक होता है क्षारीय। जो बेसाल्टिक लावा होता है वो पतला होता है, इसीलिए वो बहुत दूर तक फैलता है। और बेसाल्टिक लावा की वजह से दोस्तों पठारों का निर्माण होता है, प्लेटूस का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ लावा मैदानों का निर्माण होता है, लावा प्लेन का निर्माण होता है। अब कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वो पतला है तो वो बहुत दूर तक फैलेगा। जबकि जो अम्लीय लावा होता है या गाढ़ा लावा होता है, तो जैसे ही विस्फोट होगा
जैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तुरंत वो जमना शुरू हो जाएगा और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर जमती जाएगी। तो इसकी वजह से क्या बनेगा, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होगा, वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। तो अब दोस्तों शील्ड वॉल्केनो में जो लावा निकलता है वो तरल लावा होता है। तो इस वजह से एक निम्न ढाल और कम ऊंचाई वाली स्थल आकृति बनती है। चूंकि यहां से निकलने वाला तरल लावा है, लावा जो निकल रहा है वो बहुत ही तरल है, जिस वजह से यहां पर लो स्लोप एंड लो हाइट वाली एक टोपोग्राफी बनेगी। ठीक है, और ऐसे ही निम्न ढाल वाले ज्वालामुखी को हम शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं, हम इसे सील्ड वोल्केनो कहते हैं। इसकी एक विशेषता होती है कि जहां जहां तरल लावा आता है वहां कम विस्फोट होता है। यह विस्फोट के साथ बाहर नहीं निकलता दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ बाहर निकले। ये जनरली क्या होता है, एक फव्वारे के रूप में बाहर आता है। जैसे कहीं पर भी दरार है तो एक फव्वारे के रूप में बाहर आएगा, या हल्का हल्का सा रिस करके बाहर आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कहीं पानी भरा हुआ है और थोड़ी सी भी दरार अगर यहां आ जाए हल्की सी, तो पानी ऐसे रिस के आता है। देखा ना हम लोगों ने कि अगर मान लीजिए कहीं पानी भरा है, हल्की सी दरार आ गई तो रिस के पानी ऊपर आएगा। और दूसरा आपने देखा होगा कि अगर खेतों में पाइपलाइन है, खेतों में पाइपलाइन देखी है आपने, या फिर पाइप में पानी देखा है, तो पाइप में पानी बहुत तेजी से जाता है, और अगर पाइप में थोड़ा सा भी छेद हो जाए तो वो एक फव्वारे के रूप में बाहर आता है। तो इसी तरीके से जो तरल लावा है या शील्ड वॉल्केनिक है वो इसी तरह से इरप्ट होता है, या तो वो फव्वारे के रूप में बाहर आएगा या फिर वो दरार के रूप में हल्का हल्का बाहर आएगा। तो इसीलिए जो शील्ड वॉल्केनो है उनमें विस्फोट नहीं होता, उनमें बहुत तेज इरप्शन नहीं होता। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये हमारा क्रस्ट है मान लेते हैं, और यहां पर दोस्तों वो दरार है, ये वो दरार है जहां से लावा बाहर आ रहा है। अब हुआ ये कि इस दरार में पानी भर गया, इसमें क्या भर गया, H2O। तो अगर इस दरार में H2O भर जाएगा, इसमें पानी भर जाएगा, तब इसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तब इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और विस्फोट की वजह से इनका जो ऊपर का हिस्सा है जो ऐसा होना चाहिए वो ऐसा ना होकर के ऐसा दिखाई देता है। इसीलिए इसे कहा जाता है सिंडर कोन। इसे क्या कहा जाता है, सिंडर कोन कहा जाता है। होना ऐसा चाहिए लेकिन विस्फोट की वजह से कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, इसे सिंडर कोन कहा जाता है। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं सारी बातें, तो याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि शील्ड ज्वालामुखी क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ये बहुत ही निम्न ऊंचाई वाले लेकिन विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए ज्वालामुखी हैं। दे आर दी वॉल्केनो विद द वेरी मिनिमम हाइट या वेरी लो हाइट, बट दे स्प्रेड इन अ वेरी लार्ज रीजन। ठीक है, दूसरा आप ये बताएंगे कि इनका निर्माण कम विस्फोट वाले बेसाल्टिक लावा से होता है। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू लो एक्सप्लोटिव बेसाल्टिक लावा। और तीसरा बताएंगे कि इनमें सिंडर कोन पाया जाता है। द सिंडर कोन इज फाउंड। सिंडर कोन समझ पा रहे हैं ना, इस तरह होना चाहिए था, ऊपर वाला हिस्सा ऐसे हो गया तो वो इस तरह का दिखाई देगा। और इसका उदाहरण क्या है, ये हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं, ये हवाई आइलैंड पर पाए जाते हैं। तो एक बार देखिए इस पिक्चर को, आप देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा। बेसाल्ट लावा से निर्मित ढाल वाले ज्वालामुखी, उदाहरण हवाई आइलैंड, लो स्लोप वोल्केनो मेड अप ऑफ द बेसाल्टिक लावा। विशेषताएं, दूसरे सबसे विशाल ज्वालामुखी हैं। सबसे बड़े ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह होते हैं। लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है। निकास पर एक सिंडर शंकु पाया जाता है। सामान्यतः कम विस्फोट होता है, हालांकि नली में पानी जाने से विस्फोट हो सकता है। ये देखो सबसे अच्छा इसका पिक्चर है ये देखिए, इसकी हाइट नहीं बढ़ती लेकिन आप इसकी विड्थ देख रहे हैं,
इसकी चौड़ाई देख रहे हैं आप, 180 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी। ये मौना लोआ ज्वालामुखी है जो कि हवाई आइलैंड पर पाया जाता है, मौना लोआ। और सिंडर कौन समझो, देखो यहां पर पहले ये हिस्सा जुड़ा हुआ था ऐसे, लेकिन क्या हुआ, ये हिस्सा धंस गया, तो अब ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा उड़ गया, तो ये इस तरह से हो गया, ये सिंडर कौन बन गया, इसी को सिंडर कौन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कम ऊंचाई वाले लेकिन चौड़े ज्वालामुखी हैं। दे आर लो स्लोप्ड वल हायर विड्थ वोल्केनो। अब हवाई आइलैंड कहां पर है, तो ये अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका का ही एक द्वीप है जिसे हवाई द्वीप कहा जाता है, हवाई आइलैंड कहा जाता है। अब इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो यहाँ जापान है, यहाँ पर आप देखें चाइना है, इस तरह से देखें, और यहाँ बीच में प्रशांत महासागर में आता है हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप में जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है वो है मौना लोआ, ये देखिए यहाँ पर है, एक है किलायू, ये और एक है मौना किया। ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अब किलायू जो है वो एक्टिव है, मौना लोआ भी एक्टिव है, हुआलाई भी एक्टिव है, जबकि आप देखें मौना किया जो है वो डॉर्मेंट है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किलायू ज्वालामुखी कहां पर है या फिर मौना लोआ ज्वालामुखी कहां पर है, तो जवाब देंगे ये हवाई द्वीप पर है, ये हवाई आइलैंड पर है। तो दिमाग में अब ये पिक्चर सेट करो। अभी तक आप जो कह रहे थे कि सर पिक्चर देख के कंफ्यूजन होता है, अब नहीं होगा। अब देख लो ये वाला ज्वालामुखी, अब देख रहे हो ये कैसे बना होगा, सर यहां से जो लावा आया होगा वो होगा तरल बेसाल्ट लावा, सर यहां से बेसाल्टिक लावा निकला होगा। सर पहले ये ऐसा नहीं होगा जैसा अभी दिख रहा है, पहले तो ये ऐसा होगा, लेकिन फिर ऊपर का हिस्सा उड़ गया तो ये ऐसा हो गया, इसीलिए हम इसे सिंडर कौन कह रहे हैं। सर चूंकि तरल लावा है तो इसीलिए ना ये दूर तक फैल गया, ये देखो ये बहुत दूर तक फैल गया। तो शील्ड वोल्केनो से पर्वतों का निर्माण नहीं होता है, इससे सामान्यतः पठारों का निर्माण होता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होगी, इनका विस्तार ज्यादा होगा। उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है दोस्तों मौना लोआ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, विस्तार में, ऊंचाई में नहीं, विस्तार में दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहा जाता है। कहां पर है, हवाई आइलैंड पर है, हवाई द्वीप पर है। उसी के जस्ट बाजू में आप आओ तो कंपोजिट देखने मिलेगा, मिश्रित। इन दोनों में अंतर समझ रहे हो, वो ज्वालामुखी दूर, उसका चौड़ाई ज्यादा थी, ऊंचाई कम थी, इसकी चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज्यादा है, दोनों में अंतर। अब आपको समझ में आएगा ये डायग्राम, ठीक है। तो अगले ज्वालामुखी की अब हम बात करेंगे। शील्ड के बाद जो अगला वोल्केनो हमें पढ़ना है वो है मिश्रित ज्वालामुखी, कंपोजिट वोल्केनो। समझते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल उल्टा होता है शील्ड ज्वालामुखी का। सर क्या होता है कंपोजिट वोल्केनो में, तो दोस्तों जो मिश्रित ज्वालामुखी है इनका निर्माण गाढ़े लावा से होता है, इनका जो निर्माण है वो विस्कस लावा से होता है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जिसमें गाढ़ापन ज्यादा होता है। अब आपको जैसे हमने बताया था कि अगर कोई भी चीज गाढ़ी है तो वो बहुत दूर तक नहीं फैलेगी और एक के ऊपर एक उसके आप आसानी से लेयर बना सकते हैं। तो मिश्रित ज्वालामुखी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह है, यहां से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो धीरे धीरे इस तरह से लावा जो है वो एकत्रित होता जाता है, एक के ऊपर एक परतें, एक के ऊपर एक परतें। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि इनकी जो चौड़ाई है वो कम होती है, इनकी जो विड्थ है वो कम होती है, लेकिन इनकी दोस्तों जो ऊंचाई है, इनकी जो हाइट है, इनकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा होती है। और इन्हीं ज्वालामुखियों को हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। इंग्लिश में वॉल्केनिक माउंटेन के नाम से इन्हें जाना जाता है, ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बस यही अंतर है मिश्रित और शील्ड में। शील्ड में क्या था, शील्ड में फिर से वो डायग्राम देखें हम दोबारा से, तो शील्ड वॉल्केनो में पतला लावा था तो दूर तक फैला लेकिन ऊंचा नहीं उठा। इसमें गाढ़ा लावा है और लावा के एक से ज्यादा सोर्स होते हैं इनमें, यहाँ पर लावा का एक ही सोर्स है, यहाँ पर लावा के 2-3 सोर्स हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर गाढ़ा लावा था, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बढ़ता गया, जिस वजह से इसकी ऊंचाई ज्यादा हो गई लेकिन इसकी चौड़ाई कम। सर चौड़ाई कम क्यों होगी? गाढ़ा लावा है, दूर तक नहीं फैलेगा। ऊंचाई ज्यादा क्यों होगी? सर गाढ़ा लावा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमता जाएगा यहीं पर। ठीक है, तो ये दो वॉल्केनो हो गए, एक कंपोजिट और दूसरा हो गया शील्ड। अब हमें चर्चा करनी है दुनिया के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी की, जिसे कहा जाता है कॉल्डेरा। कॉल्डेरा जो है दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी माना जाता है, सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव वोल्केनो माना जाता है। और कॉल्डेरा आपने पढ़ा भी होगा, कॉल्डेरा बेसिकली एक बहुत बड़ा गड्ढा है, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है ज्वालामुखी में। इस तरह से याद रखना, सिंडर कोन और कॉल्डेरा को मिक्स कर रहा। सिंडर कोन बहुत छोटा होगा, सिंडर कोन ऊंचाई पर भी नहीं होगा, सिंडर कोन बहुत छोटा होगा। ठीक है, बहुत छोटा होता है सिंडर कोन। कॉल्डेरा एक बहुत बड़ा गड्ढा है, कॉल्डेरा एक बहुत बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है कि जब इनमें पानी भर जाता है ना दोस्तों, जब इनमें पानी भर जाता है तो यहाँ पर झीलें बन जाती हैं, यहाँ पर लेक बन जाती हैं और इनको कॉल्डेरा लेक कहा जाता है। ठीक है, तो अब पहली बात जो ज्वालामुखी कुंड या कॉल्डेरा के बारे में आपको याद रखनी है, ये सबसे अधिक विस्फोट वाले ज्वालामुखी हैं, मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो है। सर कैसे? समझे। देखिए इस ज्वालामुखी की विशेषता होती है कि जैसे मान लीजिए यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट आना शुरू हुआ तो बहुत बड़ी मात्रा में लावा होता है, विस्फोट इतना तेज होता है, एक्सप्लोजन इतना तेज होता है कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है, इतना तेज इसमें विस्फोट होता है। तो इस वजह से जो अगला चित्र अब आपको दिखाई देगा, कुछ हिस्सा तो ऊपर उड़ गया और बाकी हिस्सा नीचे की ओर धंस गया। तो अब जो आपको इसका चित्र दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह। और ये जो डिप्रेशन यहां बना है, ये जो गर्त यहां पर बना है, इसी गर्त को हम कॉल्डेरा कहते हैं। तो कॉल्डेरा की विशेषता क्या होती है कि कॉल्डेरा दुनिया के सबसे ज्यादा तेज विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी हैं। इसमें विस्फोट इतना तेज होता है कि ना सिर्फ ये ऊपर के हिस्से को उड़ा देता है बल्कि इसका ऊपरी हिस्सा धंस भी जाता है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो धंस जाता है। और जब ऊपरी हिस्सा धंस जाएगा तो एक बहुत बड़ा गर्त बनता है, एक बहुत बड़ा डिप्रेशन बनता है और इसी गर्त में जब पानी भर जाता है तो यहाँ ज्वालामुखी या झीलों या वोल्केनिक लेक का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखें इसकी परिभाषा, बहुत अच्छे से इसके कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। इनमें विस्फोट होते, इनके विस्फोट इतने विस्फोट होते हैं कि जब विस्फोट होता है तब ऊंचा ढांचा बनने की वजह स्वयं ही नीचे धंस जाता है। When they erupt, they incline to drop on themselves rather than constructive any structure। धंसे हुए विध्वंसक गर्त को ही ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। The fallen depression are known as the कॉल्डेरा। इन्हें लावा प्रदान करने वाला मैग्मा भंडार बहुत विशाल होता है और इनके बहुत पास स्थित होता है। Their explosiveness indicates that magma chamber supplying the lava is not only huge but also close to vent। अब देखो यहां से सवाल बनता है, अब नॉर्मल एग्जाम में तो ये सवाल नहीं आएगा लेकिन यूपीएससी में वो सवाल पूछेगा कि ज्वालामुखी कुंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वोल्केनिक कॉल्डेरा। पहला कथन देगा कि ये सबसे ज्यादा विस्फोट वाले ज्वालामुखी होते हैं। दे आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो। सर पहला स्टेटमेंट सही है, आप लोग बताओगे क्या सही है क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? सर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दे आर मोस्ट एक्सप्लोसिव। फिर वो दूसरा प्रश्न आपसे करेगा कि इनमें कालांतर में झीलों का निर्माण होता है। इन अ कोर्स ऑफ टाइम डेवलपमेंट ऑफ लेक टुक प्लेस इन दिस कॉल्डेरा। और ये भी बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। फिर तीसरा स्टेटमेंट वो आपको देगा कि इनका लावा भंडार अत्यधिक विशाल होता है। दे हैव ह्यूज सोर्स ऑफ लावा।
बिल्कुल सही है। और इनका जो मैग्मा चैम्बर है वो बहुत नजदीक होता है। मैग्मा चैम्बर ऑफ कॉल्डेरा इज वेरी नियर टू इट्स वेंट। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो आखिरी के दो स्टेटमेंट है ना, यहां से सवाल बनते हैं, यहां से क्वेश्चन निकल करके आते हैं। स्टेटमेंट दे दिया जाता है और फिर हम सोचते हैं कि यार ये सवाल कहां से आ गया, ये क्वेश्चन आखिरकार कहां से आ गया। तो सवाल इस तरह से बनते हैं, क्वेश्चन इस तरह से निकल करके आते हैं। तो ये है दोस्तों कॉल्डेरा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक झील है जो इक्वाडोर में स्थित है दोस्तों, इक्वाडोर में स्थित है। ये काल्डेरा लेक है। अब देखें आजू बाजू ये इलाका है, ये पूरा नीचे बैठा हुआ इलाका है, ये धंसा हुआ इलाका है पूरा का पूरा। और इसी धंसे हुए इलाके में क्या बन गया है, अब एक लेक बन गई है। ठीक है। इसके बाद अगला है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। ये वही है जो हमने अभी पढ़ा था, हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर तरल लावा निकलेगा तो ये बहुत दूर तक जाएगा, और जब तरल लावा बहुत दूर तक फैल जाता है तो ये लावा मैदान या पठार का निर्माण करता है। ये भी दुनिया के सबसे विस्तृत ज्वालामुखी माने जाते हैं। इसका उदाहरण है भारत में दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू इन इंडिया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं बना हुआ है। इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रिज वोल्केनो। ठीक है, एक सेकंड इसको पढ़िए, एक सेकंड दीजिए बस मुझे। ओके, क्लियर। चलिए अब हमें डिस्कस करना है दक्कन के पठार के बारे में, सॉरी अब हमें चर्चा करनी है मध्य महासागरीय कटक मिड ओशनिक रिज वोल्केनो के बारे में, कि ये क्या होते हैं, किस तरह से इनका निर्माण होता है, ये सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी मिड ओशनिक रिज हैं ये सब महासागर में पाए जाते हैं। मिड ओशनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक, ये महासागर में पाए जाने वाले ज्वालामुखी है। ये पहली चीज हमें पता होना चाहिए, दे आर फाउंड इन द ओशन। दोस्तों ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें लगातार विस्फोट होता रहता है, इसमें कंटिन्यूअस एक्सप्लोजन होता रहता है, लेकिन ये विस्फोट काफी धीमा होता है, स्लो होता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि यहां से जो लावा निकलता है वो सामान्यतः बेसाल्टिक लावा होता है। सामान्यतः कौन सा लावा होता है? ये बेसाल्टिक लावा होता है। और हम जानते हैं कि जहां से भी बेसाल्टिक लावा आएगा तो एक तो वो तरल होगा, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट नहीं होगा, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होगा। ठीक है, छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं पर बहुत एक्सट्रीम बड़ा विस्फोट यहाँ पर नहीं होगा। तो सर इनका निर्माण कैसे होता है, कैसे जनरली ये बनते हैं? तो इनके बारे में सामान्यतः ये कहा जाता है कि जहां पर दो स्थल मंडलीय प्लेटें, जहां से दो स्थल मंडलीय प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं, वहीं पर बीच में मिड ओशनिक रिज का निर्माण होता है, मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है। सर किस तरह से फॉर्मेशन होता है, आइए एक बार आपको इसमें दिखाते हैं। देखिए यहां पर एक प्लेट है, इसको नाम दे दिया हमने, ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया 1, इसे हमने नाम दे दिया 2। अब आप देखें कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब जैसे ही दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, यहां पर बीच में गैप क्रिएट हो गया, और जैसे ही थोड़ी सी भी दरार आएगी, जो एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो जब ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो बीच में आप देखेंगे कि यहां से ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू होगा। इस वाले इलाके में
वोल्केनिक इरप्शन होना शुरू होगा और धीरे 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 यहाँ से ज्वालामुखी निकलता जाएगा। इसी के पास में चट्टानें ठंडी होकर के जमा होती जाएंगी और यहाँ पर एक कटक का निर्माण होगा और ऐसे कटकों को, ऐसे पहाड़ों को, छोटे छोटे पहाड़ मतलब कम ऊंचाई वाले पहाड़ होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मध्य महासागरीय कटक कहते हैं, मिड ओशनिक रिज कहते हैं। पूरी पृथ्वी पर इनकी लगभग लंबाई दोस्तों 70,000 किलोमीटर है, 70,000 किलोमीटर है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है, अभी मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दिमाग में डाल दे रहा हूं, आगे हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द अर्थ। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो एंडीज है जो कि साउथ अमेरिका में है। नहीं, अगर प्रश्न पूछे कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है तो वो है मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रिज, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर पूछे कि स्थल मंडल की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द लैंड मास, तब जवाब क्या होता है, एंडीज पर्वत। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी परेशान नहीं होना है कि सर ने ये क्या बोल दिया, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमें बस ये समझ में आया कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो लावा बाहर आता है और यहाँ पर एक पर्वतमाला का निर्माण होता है और इसी पर्वतमाला को हम मिड ओशनिक रिज कहते हैं, क्योंकि ये महासागरों के बीच में सामान्यतः पाई जाती है, इसीलिए इसे मिड ओशनिक रिज का नाम दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको चित्र भी दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो इलाका यहां देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल आर्कटिक महासागर से शुरू होकर के ऑलमोस्ट अंटार्कटिक तक जा रहा है, ये कहलाता है मिड अटलांटिक रिज, सबसे बड़ा रिज है। फिर ये मिड अटलांटिक रिज देखिए किससे जुड़ जाता है, इंडियन ओशियन रिज के साथ जुड़ जाता है। इंडियन ओशियन रिज सेंट्रल इंडियन रिज से जुड़ जाता है। फिर यहाँ देखिए चिली रिज पाया जाता है, ये जुआन डू फूका रिज है, ये पैसिफिक ईस्ट पैसिफिक रिज है, ये पैसिफिक अंटार्कटिक रिज है, साउथ ईस्ट इंडियन रिज है। तो ये पूरी जगह पर पाए जाते हैं और लगभग आप देखें तो आपस में जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छा मैप है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह हमें रिजिस के बारे में पता चला। और ये जानकारी पता है हमको कैसे मिलती है, जो हम डीप ओशन डिस्कवरी मिशन चलाते हैं, उस वजह से हमें ये जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये हमारे 5 ज्वालामुखी के प्रकार थे। एक बार मैं क्विकली आपको रिकॉल करा देता हूं। देखिए, ऐसे ज्वालामुखी जिनका ऊंचाई कम और विस्तार ज्यादा होता है, इन्हें हम शील्ड वॉल्केनो कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनकी ऊंचाई ज्यादा और चौड़ाई कम होती है, इन्हें हम कंपोजिट वॉल्केनो कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो समुद्र के बीच में पाए जाते हैं, इन्हें मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। ऐसे ज्वालामुखी जिनका लावा बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, इन्हें बेसाल्टिक प्रोविंस या बेसाल्ट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं जहां से सवाल बन सकते हैं। और कॉल्डेरा का अर्थ क्या होता है, जब एक ज्वालामुखी का बीच वाला हिस्सा जो है वो नीचे धंस जाए तो इसे हम कॉल्डेरा का नाम देते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों हमारा टॉपिक था। आज मुझे लगता है इतना ही पढ़ना उचित है। कल की क्लास में हम 2 चीजें डिस्कस कर लेंगे। एक तो हम ज्वालामुखी की स्थल आकृतियों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, टोपोग्राफी को डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही साथ जो होमवर्क हमने आपको दिया था उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे कि कैसे, किस तरह से नो शैडो जोन बनता है। ठीक है, तो कल आपसे मुलाकात होगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए, जहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और कल हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और फिर आपका टेस्ट नंबर 3 होगा, जिसमें ये दोनों टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।